नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी वर्तमान में वैदिक सिविलाइजेशन को बताया जा रहा है, जिसके तहत पहली क्लास में ये बताया गया कि वैदिक सिविलाइजेशन क्या था, वैदिक सिविलाइजेशन को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वैदिक सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत है और विभिन्न स्रोतों के बारे में बहुत ही डिटेल में कराया जा चुका है। और आज आप क्या जानोगे कि वैदिक जो आर्य थे इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि वैदिक सिविलाइजेशन के तहत हम ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम तुलना करते हुए चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेंस राइटिंग जब आप करोगे तो आपको वहाँ पर तुलनात्मक राइटिंग ही लिखना होगा, क्योंकि तुलनात्मक राइटिंग को ही सबसे अच्छी राइटिंग माना जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वैदिक जो आर्य थे उनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था। अर्थात आज आप पढ़ोगे वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बताई थी कि पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? पूरा टाइम पीरियड बताओगे 1500 बीसी से 600 बीसी, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी के काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो 2350 से 1750 के बीच में ही हो गया था, लेकिन मार्टिमर फिलर नामक एक हिस्टोरियन है और गॉर्डन चाइल्ड साहब भी, उनका कहना है कि नहीं, जैसे तैसे ये सभ्यताएं जो है वो 1500 के आसपास तक चली थी। इसलिए 1500 ही एक टाइमलाइन मानते हुए वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब आप लोगों को ये भी मैं बताई थी कि वैदिक काल को हम 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो पूर्व वैदिक काल, जो कि आपको पता है पूर्व वैदिक काल को ही क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि 1500 से 1000 जो बीसी का टाइम पीरियड है, यहाँ 1 होगा, अर्थात 500 का डिफरेंट आएगा। तो इस 500 डिफरेंट में को समझने के लिए हमारे पास मात्र एक ग्रंथ है ऋग्वेद, और उसकी इतनी ज़्यादा प्रधानता है कि इसी आधार पर इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाने लगा। अर्थात ऋग्वैदिक काल ही क्या है? पूर्व वैदिक काल है। और ये क्या है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच के काल को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसको मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो आज आप क्या पढ़ोगे? भौगोलिक विस्तार। तो हम भौगोलिक विस्तार में क्या देखेंगे? ऋग वैदिक काल देखेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि क्षेत्र ए है। ये क्या है? क्षेत्र ए है और ये क्षेत्र बी है। तो शुरुआत में जो ऋग्वैदिक आर्य आए वो तो पूरे क्षेत्र में नहीं फैले होंगे, कुछ खास क्षेत्र विशेष तक फैले। तो ये क्या कहलाएगा? ऋग्वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार। लेकिन धीरे धीरे वो अग्नि के प्रयोग के माध्यम से, लोहे के जो उनके पास औजार होगा, उपकरण होगा, उससे क्या करेंगे? जंगलों को साफ करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इन क्षेत्रों को भी क्या करते जाएंगे? आबाद करते हुए जाएंगे। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ तक आ गया। भी मैं आपको सब कुछ डीप में करा दे रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे एक मतलब समझाने का प्रयास है मेरा। तो अब क्या कहलाएगा कि मान लेते हैं अब बी तक फैल गए। तो जब भी आपसे अब पूछा जाए कि वैदिक आर्यों का विस्तार कहा है तो क्या बताओगे? ए प्लस बी, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक आर्यों का विस्तार क्या था तो आपको सिर्फ ए बताना होगा। ठीक है, क्योंकि हम
वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में बांट के पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक आर्यों का विस्तार क्या है, तो आप ऋग वैदिक आर्यों को ही बताओगे। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पूछ दिया जाए कि वैदिक आर्यों की विस्तार क्या थी, तो आपको क्या बताना होगा, A+B दोनों बताना होगा। समझ में आया? चलो अब देखो वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। तो पहले ही बता दी कि वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत क्या आएगा, ऋग वैदिक आर्यों के विस्तार प्लस उत्तर वैदिक आर्यों के विस्तार जब भी आएगा। चूंकि देखो ये क्वेश्चन जो चैप्टर है हाईली कंसेप्चुअल बेस्ड है, साथ में ही बहुत ज़्यादा फैक्ट भी है। और दूसरी बात है कि मेंस और प्रीलिम दोनों पर आधारित चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और प्रायः मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वैदिक कालीन आर्यों की भौगोलिक विस्तार पीसीएस में प्रायः पूछा जाता है, तो इसलिए इसे आप बहुत ही ध्यान से समझना। अब पहले ये देखो ऋग वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार आप देखोगे, एक मिनट, तो ऋग वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार में देखोगे तो हम कैसे भौगोलिक विस्तार समझेंगे, हम सब कुछ प्रूव करके देखेंगे। ऐसे तो नहीं है कि अपने मन से बोल देंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कैसे? तो हम एक तो नदी को माध्यम बनाएंगे, पर्वत को माध्यम बनाएंगे समझने के लिए, मरुस्थल को माध्यम बनाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों की चर्चा वैदिक ग्रंथों में मिलेगी। और इसी आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक आर्यों का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, तो ऋग वैदिक आर्यों की जो विस्तार, एक सप्त सिंधु प्रदेश आप नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे, सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग वेद में 7 नदियों की चर्चा है। कौन कौन नदी की चर्चा है? तो 7 नदी की चर्चा है। तो एक तो मैं बताई थी कि ये सिंधु नदी है, ठीक, और उसके साथ में झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है और सतलज है। और एक नदी यहाँ पर जो अरावली के पश्चिम में बहती थी उस समय, सरस्वती नदी। तो ये वाला क्षेत्र मिलकर क्या हुआ, सप्त सिंधु, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, अर्थात 7 नदियाँ। हालांकि अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, और सरस्वती नदी बताया गया है जैमिनी उपनिषद में कि यह बिंसन नामक स्थान पर क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस उपनिषद से पता चलता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हुई थी, तो आप बताइएगा जैमिनी उपनिषद। और किस जगह पर, तो बिंसन। ये भी याद रखना क्योंकि ये फैक्ट है। तो एक तो पता चला कि ऋग्वेद में चर्चा है इस 7 नदियों को, ठीक है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक। दूसरी बात है अफगानिस्तान की नदियों की भी चर्चा है। पता है कौन कौन नदी है आपको, जैसे कुभा, कुरमुम, स्वास्तु, ठीक है, गोमती। और गोमती की पहचान गंगा की सहायक नदी नहीं, बल्कि इसकी पहचान गोमल से की गई। तो ये सारी नदियाँ कहाँ बहती थी, ये सारी नदियाँ आज भी बहती है, हालांकि इनके नाम में परिवर्तन हो गया है, ठीक है। जैसे कुभा, अब कुभा का काबुल हो गया है, कुरम का कुर्म हो गया है। तो इस आधार पर ये माना गया कि ये जो वैदिक ऋग्वैदिक जो आर्य है या पूर्ववैदिक जो आर्य है वो अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, ठीक, समझ में आया, ये अफगानिस्तान तक। अब देखो उसके अलावा कश्मीर कैसे कहोगे, तो कश्मीर में, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पर्वतों की चर्चा है, जैसे कि कश्मीर के ऊपर भी, ठीक है, पर्वतों में आप ले सकते हो। एक तो चर्चा है हिमवंत। हिमवंत का मतलब होता है हिमालय पर्वत। इसके अलावा मुंजवंत, शिलामंत, आर्जिक, सैनीवर्त, सुसोम, ये सभी पर्वतों की चर्चा है। तो ये सभी पर्वत कहाँ, तो पश्चिमी हिमालय, यानी कि पश्चिमी हिमालय में था। और हिंदकुश पर्वतमाला में एक मुंजवत पर्वत की भी चर्चा है, जो कि अफगानिस्तान में है।
तो इससे भी पता चलता है कि वैदिक जो आर्य थे, यानी कि स्टार्टिंग में जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कहाँ तक, उनका जो पश्चिमी सीमा है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। समझ में आया? ये अफगानिस्तान। उत्तर में क्या मान लोगे? तुर्कमेनिस्तान, कश्मीर के ऊपर वाला पार्ट। और दक्षिण में अभी मैं आपको बताई हूँ कि ये अरावली, ठीक है, अरावली के उत्तर में। समझ में आया? ये अरावली के उत्तर में। और पश्चिम में कैसे मानोगे? तो ये हम मानेंगे कि ब्रह्मावर्त प्रदेश तक। क्यों ब्रह्मावर्त प्रदेश मानेंगे? इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त प्रदेश की चर्चा हुई है। और ब्रह्मावर्त प्रदेश के अंतर्गत में क्या बताई थी? पिछले क्लास में आपको बताई थी कि इसके तहत आता है हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्रह्मावर्त प्रदेश। तो ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये इतना क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका भौगोलिक विस्तार आप समझोगे तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखो कंसेप्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों को पश्चिमी हिमालय के बारे में जानकारी थी? तो बिल्कुल थी। ये फिर पूछ लिया जाएगा आपको, मान लेते ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वैदिक आर्यों को पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी थी? तो नहीं थी, क्योंकि पूर्वी हिमालय के एक भी पर्वत की चर्चा नहीं हुई है। दूसरी बात, गंगा और यमुना की चर्चा हुई है तो मात्र गंगा की चर्चा एक बार हुई है और यमुना की चर्चा एक बार हुई है। तो यानी कि नाम सुने थे ऋग्वैदिक आर्य गंगा और यमुना नदी के, लेकिन फैले नहीं हुए थे। तो इस बात को भी याद रखना कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, अब ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि पूर्व वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार क्या है, तो आप क्या बताओगे? अफगानिस्तान। अब मैं बता दे रही हूँ, एक एक चीज साबित करूंगी आगे चल के। ऐसे नहीं बोल देना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, देवी का प्रदेश, पंजाब की अभी नदी बताई ना, सारी नदी बताई, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब कहाँ से निकल रही है? पंजाब से आज भी है। जम्मू कश्मीर बताई, क्या कौन सी नदी आपको पता है? झेलम, चिनाब, सब बताई अभी। हरियाणा में ब्रह्मावर्त प्रदेश की चर्चा है ऋग्वेद में। दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, अरावली वाला रेंज बताइए आपको। बिन्सन नदी जहाँ सरस्वती लुप्त हो जाती है, तो आप क्या लिखोगे? उत्तरी राजस्थान भी लिखोगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि गंगा और यमुना की चर्चा एक बार गंगा की और 3 बार यमुना की। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? इन्हीं क्षेत्रों को अपना प्रतिमान बनाते हुए लिखोगे। समझ? तो एक देख लो, एक मोटा मोटी देख लो, ऐसे ड्रॉ करके याद रहेगा आपको, मैप कर लेना। तो उत्तर में कोई पूछेगा कि ऋग्वैदिक आर्यों के विस्तार क्या कहाँ तक है, तो तुर्कमेनिस्तान तक है। उसके बाद पश्चिम में आपसे पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान आप बता दोगे नदियों के, कुबा, कुरमू, स्वास्तु, गोमती। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बताओगे आप, क्योंकि गंगा और यमुना की चर्चा है एक बार, ठीक, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन पश्चिम के क्षेत्र तक वो फैले हुए थे। उसके बाद दक्षिण में क्या, तो अरावली पर्वत के उत्तर तक ही है। क्यों? क्योंकि जो सरस्वती नदी थी उस समय इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। अब सब मिलाकर पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ था? सप्त संध्यो। और सप्त संध्यो प्रदेश मतलब आप जानते हो क्या होता है? 7 नदियों का प्रदेश प्लस ब्रह्मावर्त प्रदेश। ब्रह्मावर्त प्रदेश भी आप जान गए, क्या होगा ब्रह्मावर्त प्रदेश? दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त प्रदेश बोला गया था, ठीक है। अब देखो इस प्रदेश को क्या बोला जाता है, सब पूछा जाएगा। तो देवकृत योनि। देवकृत योनि का मतलब होता है देवताओं का क्षेत्र, देवताओं का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में एक कहानी है, ये भी माना जाता है कि देवताओं में और आसुरों के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। और जब देवताओं और असुरों यानी कि राक्षसों के जब बीच में लड़ाई हुई थी तो ये जो राक्षस है वो पश्चिम की तरफ भागना शुरू किए और कहाँ पहुंचे? भागकर ईरान पहुंचे, ठीक। और ईरान के पुस्तक के फेमस पुस्तक के नाम सुने होंगे, जिंद अवेस्ता। तो जिंद अवेस्ता में ये देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई की बात लिखी गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि सप्त सिंधु प्रदेश में देवताओं और असुरों के बीच में एक लड़ाई हुई थी,
जिसमें देवताओं द्वारा असुरों को भगा दिया गया था। मतलब लड़ाई में हार हुई थी और ये भागे थे। तो इस आधार पर भी जिंद अवेस्ता से पता चलता है कि सप्त सिंधु प्रदेश में शुरुआती में आर्यों का क्या हुआ था, निवास हुआ था। समझ में आया? चलो अब देखो, हम आप लोगों को बताइए कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था। तो क्या बताओगे? फिर से एक बार बता दूं। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान बताओगे, पश्चिम में अफगानिस्तान, और पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में अरावली। याद रखना। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी द्वारा कि दक्षिण में, या ऐसे भी पूछ लेगा कि ऋग्वैदिक आर्यों को रीवा नदी के बारे में जानकारी थी। रीवा नदी अर्थात क्या? नर्मदा नदी। रेवा नदी को ही नर्मदा नदी कहते हैं, और नर्मदा नदी का पुराना नाम क्या है? रेवा नदी। तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि रेवा नदी जो है आज भी विंध्याचल और सतपुड़ा के श्रृंखला से होकर बहती है। यानी कि ये जो रेवा नदी है, रेवा नदी क्या है? ये रेवा नदी है, ये किसके श्रृंखला से बहती है? ये रेवा नदी। तो ये विंध्याचल श्रृंखला है, और ये क्या है? सतपुड़ा श्रृंखला है। तो आप बताओ, ऋग्वैदिक आर्यों को जानकारी थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो अरावली तक ही उनको जानकारी थी। इसलिए आप जब भी पढ़ना तो क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हुए भी अपने मर्जी से करना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक आर्यों को रेवा नदी के बारे में जानकारी थी, या ये भी पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक आर्यों को विंध्याचल पर्वत के बारे में जानकारी थी। तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको वो तो अरावली के उत्तर तक ही सीमित थे। तो इसलिए आपको ऐसे भी करते हुए चलना है। अब देखो, अब उत्तर वैदिक आर्यों की भौगोलिक विस्तार देखोगे तो इसमें तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार रहेगा ही। ठीक है, इनका रहेगा। अब प्लस में गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब भी, और गंगा यमुना दोआब वाले प्रदेश को मैं पिछले क्लास में बताई थी कि कौन सा प्रदेश बोला जाता है, तो बरमर्सी प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, मैं अभी करा दे रही हूँ। और फिर उत्तर में चले जाएंगे और पूरब में बढ़ेंगे, उत्तर नहीं तो गंडक नदी तक पहुंचेंगे। और गंडक नदी को ऋग्वेद में, माने ऋग्वैदिक कर रही हूँ, वैदिक जो संहिता है, ग्रंथ है, उसमें क्या बोला गया है? सदा नीरा नदी। क्या? सदा नीरा नदी। पिछले क्लास में मैं एक कहानी भी आपको सुनाई थी विदेह माधव की, आज भी सुना दूंगी। और ये दक्षिण में विंध्याचल पर्वत आएंगे। ये उत्तर वैदिक कालीन आर्य की बात कर रही हूँ। तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक, तो अब देखो इनका क्या बना लोगे आप? एक तो हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत की जानकारी थी। अफगानिस्तान तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों में वैदिक आर्य यानी कि उत्तर वैदिक आर्य भी आएंगे, क्योंकि हम पूरे वैदिक कालीन आर्यों की बात कर रही हूँ। तो एक तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अब ये कहाँ पहुंच जाएंगे वैदिक कालीन आर्य? तो ये उत्तर वैदिक कालीन जो अब आर्य है, ये गंडक नदी बिहार में। ठीक, इसी गंडक नदी को क्या बोलते हैं? सदा नीरा नदी भी। और ये दक्षिण में कहाँ आएंगे अब उत्तर वैदिक कालीन आर्य? तो नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी की चर्चा है, और इसी नर्मदा नदी को क्या बोलते थे? रेवा नदी। तो अब बताओ, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की विस्तार कहाँ तक हो गई थी, तो ये तो ऋग्वैदिक कालीन हमारे बताएंगे ही बताएंगे। अब प्लस में एक बरमर्सी देश, यानी कि बरमर्सी देश किसको बोला? गंगा यमुना दोआब, अब प्लस आसपास के क्षेत्र के ये वाला, ये गंगा है और ये यमुना है, और इसके ये दोआब है, और इसके आसपास की वाला जो क्षेत्र है, इसी को बरमर्सी देश बोला जाता था। तब ये भी शामिल हो जाएगा इसमें। यानी कि सप्त सिंधु प्रदेश प्लस ब्रह्मावर्त प्रदेश प्लस अब क्या? बरमर्सी देश और मध्य देश। और मध्य देश किसको बोलते हैं? तो ये देखो, ये हिमालय पर्वत से लेकर ये और नर्मदा नदी तट के तट को, माने बीच के हिस्सा को क्या बोला जाएगा? मध्य देश। तो ये मध्य देश भी हो गया। समझ में आ गया? तो अब आपसे जब भी पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, तो अब बताओगे हिमालय, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और पूरब में गंडक नदी, और दक्षिण में नर्मदा नदी अथवा रेवा नदी तक।
अब ये देखो, अब हम साबित भी करेंगे। कैसे? ऐसे नहीं पढ़ना है कि बिना साबित किए हुए हम आगे बढ़ते जाएं। अब ऋग वैदिक कालीन जो भौगोलिक विस्तार है, इसी को हम साबित करते हुए चलेंगे। और आपको मेंस में भी लिखना है उदाहरण देकर, तब जाकर आपका आंसर जो होगा वो स्टैंडर्ड होगा। तो ऋग्वैदिक कालीन समय आपको पता है सबको, 1500 से 1000 BC। और वैदिक संहिता में, यानी कि वैदिक संहिता का मतलब होता है वैदिक कालीन ग्रंथ। वैदिक कालीन ग्रंथ के अंतर्गत आपको पता है ऋग्वेद है, अर्जुवेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, सभी को क्या बोलोगे? वैदिक संहिता। तो वैदिक संहिता में टोटल जितने भी वैदिक संहिता के अंतर्गत जो ग्रंथ है उसमें 31 नदियों की चर्चा की गई है। कितना? 31 नदियों को। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताई थी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। कौन सा सूक्त है? नदी सूक्त बताई थी ना, नदी सूक्त, विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में 3 सूक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में बताई थी, हालांकि और सूक्त है लेकिन 3 सूक्त इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो पुरुष सूक्त बताई थी। पुरुष सूक्त से क्या बताई थी कि इसी पुरुष सूक्त में बताया गया था कि एक महापुरुष है और उसके विभिन्न अंगों से क्या 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई थी। दूसरा मैं बताई थी एक नदी सूक्त इंपॉर्टेंट है और एक विवाह सूक्त। तभी नदी सूक्त, उसी नदी सूक्त के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें एक नदी सूक्त है और इसी नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, यानी कि स्पेशली यहाँ पर 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से, और अब पूरा ऋग्वेद में पूछा जाए, क्योंकि ऋग्वेद में तो और मंडल है ना, इस 10वें मंडल के अलावे और आपको 9 मंडल है, तो और 4 नदियों का अन्य मंडलों में चर्चा है। तो टोटल कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने नदियों की चर्चा है, तो 25 नदियों की। 10वें मंडल के नदी सूक्त में कितने नदियों की चर्चा है, तो 21 नदियों की। ठीक है। और पूरे वैदिक संहिता में कितने नदियों की चर्चा है, तो 31 नदियों की। ये भी याद रखना। ठीक है। अब देखो, इस जो नदी सूक्त है तो इसमें जो 4 नदियां हैं, ठीक है, इस 21 नदियों में से जो मैं बात कर रही हूं, इस 21 नदियों में से जो 4 नदियां हैं वो अफगानिस्तान की बताई गई है, माने अफगानिस्तान में चर्चा है। कुभा, ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम है? काबुल, आधुनिक नाम। क्रूमू क्या है? कुर्रम बन गई है अब ये। सुवास्तु अब क्या हो गई है? स्वात नदी। स्वात घाटी का नाम सुने हो? बिल्कुल सुने हो। और गोमती अर्थात गोमल, ये गोमती याद मत रखना, गंगा की सहायक, ये दूसरी गोमती है। ठीक है। उस समय ये अफगानिस्तान में गोमती कहलाती थी और आज क्या कहलाती है? गोमल। तो इससे पता चला कि अफगानिस्तान तक थे। ठीक है, आपको साबित करते हुए पढ़ना है। अब देखो, सप्त सिंधु प्रदेश को यहाँ देख लो। सप्त सिंधु प्रदेश कैसे बना था? तो ऋग्वेद में चर्चा है। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी सबको पता है। और एक सरस्वती नदी, अभी अभी बताई कि सरस्वती नदी अरावली के उत्तर में बहती थी उस समय, और बिन्सन नामक स्थान पे लुप्त हो गई है। वो कहाँ चर्चा है? तो जैमिनी उपनिषद में। और अन्य नदी आइए, झेलम इसकी सहायक है, सिंधु की झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। ठीक। वर्तमान में ये वर्तमान नाम है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। 1 2 3 4 5 6। ओके, ब्यास छूट गया है, आप यहाँ लिख लेना। ब्यास। चलो, यानी कि ये 7 नदी। और झेलम को क्या बोलते हैं? बितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी को परुषणी, इसी परुषणी नदी के तट पे दशराग्य युद्ध हुआ था। सतलज, सतुद्री, सरस्वती तो सरस्वती है ही है, और ब्यास क्या है? बिप्सा। ये क्या है? बिप्सा है। समझ में आया? तो ये सप्त सिंधु प्रदेश भी साबित किया इन नदियों के आधार पर। अब आगे देखो, अब ऋग्वेद में क्या हुआ है कि गंगा नदी की एक बार चर्चा है, यानी कि गंगा नदी के बारे में उनको खास जानकारी नहीं थी, यानी कि इस क्षेत्र में नहीं आए थे।
एक बार चर्चा है, इसे याद रखना, कभी पूछा जाएगा आपसे, पीसीएस में पूछ लिया जाएगा। तथा यमुना नदी का 3 बार चर्चा है, यानी इस क्षेत्रों तक नहीं पहुंचे थे, ये भी आपको लिखना है। अब देखो थोड़ा नदी के बारे में और डिटेल में जानो। मैं बता रही हूँ कि हाईली कंसेप्चुअल तो है ही ये चैप्टर, उससे भी ज़्यादा कहीं फैक्चुअल है, तो इन सारी चीज़ों को भी समझते चलना है। और ये देखो सिंधु नदी कभी पूछ लिया जाए आपसे, हो सकता है। किस नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, तो आप क्या बताओगे? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख, माने सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का। अब देखो सरस्वती नदी के बारे में, इसी 2 नदियों से क्वेश्चन बनेगा। इसको सबसे पवित्र नदी के रूप में देखा गया है, यानी कि जब भी पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में देखा गया है, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। इस नदी को क्या क्या कहा जाता था? देखो बहुत सारा नाम है, कितना पवित्र थी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। नदीतमा, यानी कि नदीतमा का मतलब होता है नदियों की माता। देवीतमा यानी कि देवियों की माता। मातेतमा माताओं की माता। कभी भी पूछा जाए कि किस नदी की संज्ञा थी मातेतमा, तो क्या बताओगे? सरस्वती। किस नदी को देवीतमा बोला जाता है? तो सरस्वती। किस नदी को नदीतमा बोला जाता है? तो सरस्वती नदी। इसके अलावा देखो क्या बोला जाता है इसको? बाड़ी की देवी, बाड़ी की देवी ये नदी संगीत की देवी के रूप में भी जानी जाती है। साथ ही तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली नदी, नदियों में अग्रवर्ती अर्थात सभी नदियों में आगे चलने वाली, इतनी पवित्र यह नदी थी कि इसको कई नामों से जाना जाता है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली कौन नदी थी, तो सरस्वती नदी बताओगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो उस समय सरस्वती नदी थी ऋग्वैदिक आर्यों के लिए, जैसे आज हमारे लिए गंगा नदी पवित्र है। दूसरी बात यह है कि ये देखो गंगा का कितनी बार उल्लेख हुआ है, मैं बार बार बता रही हूँ, 1 बार, और यमुना का 3 बार। इसको भी आप याद रखना। अब देखो ऋग्वैदिक आर्यों के पर्वतों के बारे में कैसे जानकारी थी, हम पर्वतों के आधार पर भी बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में। तो मुंजवत पर्वत, ये मुंजवत पर्वत की चर्चा हुई है, और ये मुंजवत पर्वत क्या है? अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला में है। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान तक वो फैले थे। शिलामंत है, ये सब हिमालय की पर्वत है। शिलामंत पश्चिमी हिमालय के। अर्जिक है, सैरियानावत है, ये कश्मीर घाटी में है, यानी कि कश्मीर घाटी में थे। तो कभी भी यूपीएससी क्या पूछेगा आपसे कि ऋग्वैदिक आर्य या वैदिक आर्य कश्मीर घाटी के बारे में जानते थे? बिल्कुल जानते थे। सुसोम, ये सुसोम पर्वत, ये सुसोम पर्वत, समझ में आया? सोमरस, ये मुंजवत पर्वत है। इसी पर्वत में आपको पता है ना, एक सोमरस नामक वृक्ष, सोम वृक्ष पाया जाता था, और इसे क्या निकाला जाता था? सोमरस। और इंद्र को ये सोमरस बड़ा पसंद था, यानी कि एक तरह से उस समय मदिरा था ये, इसीलिए इंद्र को क्या कहा जाता है? सोमापा भी। तो कभी भी पूछा जाए कि कौन से वैदिक कालीन जो देवता है उनको सोमापा कहा जाता था, तो इंद्र। इस बात को भी आप याद रखना, हो सकता है कभी आपसे पीसीएस में पूछ लिया जाए। अब देखो ये सभी पर्वत में नोट करके आप भी याद कर लेना, कम से कम शिलामंत और मुंजवत पर्वत जरूर याद रखना। सुसुम जो आसान है, ताकि आप मेंस लिखो तो इन पर्वतों की चर्चा करो। और ये सभी पर्वत कहाँ है? तो पश्चिमी हिमालय का है। तो यानी कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पश्चिमी हिमालय तक फैले हुए थे। मेरा बताने का ये मतलब ये था कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे कहाँ? तो पश्चिमी हिमालय तक फैले हुए थे। और चूंकि उनको पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए कि पूर्वी हिमालय के एक भी पर्वतों की चर्चा ऋग्वैदिक ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो पश्चिमी हिमालय तक ही संबंधित, मतलब उनका विस्तार था। अब देखो थोड़ा मरुस्थल, तो ये मरुस्थल मरुस्थल से भी परिचित थे वैदिक कालीनार। और मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए किया गया है धनो शब्द। क्या? धनो। अब देखो पढ़ने का अंदाज आपका क्या होना चाहिए? पीसीएस और पीसीएस भी होना चाहिए और यूपीएससी भी होना चाहिए। यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा आपसे? तो यूपीएससी में पूछा जाएगा आपसे कि वैदिक कालीन आर्यों को मरुस्थल की जानकारी थी। बिल्कुल थी। और इसी चीज को पीसीएस में कैसे पूछ लिया जाएगा? तो पूछेगा कि धनो शब्द का अर्थ क्या होता है। मरुस्थल दे देगा, समुद्र दे देगा, पहाड़ दे देगा, पठार दे देगा। तो यानी कि एक ही चीज को
पूछने का कई तरीका हो जाएगा, लेकिन आपसे क्या है, आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर करके तैयार करना है, ताकि चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कुछ भी पूछा जाए तो आप बता दो। तो समझ गए? तो यूपीएससी में आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा और पीसीएस वगैरह में फैक्ट पूछा जाएगा। तो फैक्ट में वही पूछ लेगा कि धनो शब्द का इनमें से क्या अर्थ है, तो मरुस्थल दे देगा, समुद्र दे देगा, पहाड़ दे देगा, पठार दे देगा। और यूपीएससी में क्या पूछेगा कि वैदिक आर्यों को मरुस्थल की जानकारी थी, तो बिल्कुल थी। अब देखो, समुद्र के बारे में भी उनको जानकारी थी, और समुद्र को क्या बोला जाता था? परावत। क्या? परावत। याद रखना, मरुस्थल को धनो और समुद्र को परावत। अब देखो कैसे पता चलेगा कि उनको मरुस्थल समुद्र की जानकारी थी? तो जो ऋग्वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, उसमें 4 सागरों की चर्चा की गई है। कौन कौन सागर है? तो ये है एक अपर, इस अपर को क्या बोलते हैं? अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। एक पूर्व, एक सरस्वत, एक सरस्वत और एक सरन्यावत। तो ये 4 सागरों की भी चर्चा की गई है, अर्थात उनको एक विशाल जल राशि की जानकारी थी। और एक कहानी भी है शायद कि जो ब्रिजु नामक एक यात्री था जो जल यात्रा किया था, तो ये भी एक मतलब कहानी को फॉर्मेट किया गया है। खैर वो अलग बात है, बस इतना ये जाना, जैसे कि ब्रिजु की जहाज दुर्घटना वाली कहानी भी है, जो जल यात्रा किया था तो जहाज दुर्घटना हो गई थी। तो जब जहाज कहाँ चलेगी, शिप कहाँ चलेगी पानी के, तो समुद्र में ही चल रही होगी। तो इस आधार पर भी क्या था कि वैदिक जो आर्य थे वो समुद्र के बारे में जानते थे। दूसरी बात, मन और जो वैदिक तौल की जो इकाई है मन एवं बेबीलोनिया की जो इकाई मना से भी सामुद्रिक संपर्क की संभावना बनती है। बस तो ये इतना जानना कि वैदिक आर्यों की या ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनको समुद्र के बारे में जानकारी थी। और यही पूछा जाएगा आपसे कि वैदिक आर्यों की समुद्र के बारे में जानकारी थी, तो थी। अब देखो उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार, देखो उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। अब बताओ उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो 2 तरह से बढ़ेगा। कौन कौन कारण बनेंगे भौगोलिक विस्तार को बढ़ने में? तो एक देखो मैं बताती हूँ आपको। तो एक तो क्या होगा कि जो राजा है वो विजय प्राप्त कर क्या करेंगे? क्षेत्र का विस्तार कर लेंगे। तो जो विभिन्न राजा है वो क्या करेंगे? क्षेत्र को जीतेंगे और विस्तार। मान लेते हैं कि एक राजा ये थे, ठीक है, ए राजा थे और इनका क्षेत्र यहाँ तक था। ये राजा बी है, राजा ए द्वारा अटैक किया गया और इनको ये युद्ध में बी को पराजित किए ए, तब इनको क्या कर लेंगे? इनके भी क्षेत्रों को एनेक्स करेंगे। अब ये तो अब ये वाला क्षेत्र यहाँ तक आ गया। तो इसी तरह क्या होगी कि राजाओं द्वारा विजय प्राप्त कर क्षेत्र का विस्तार भी होगा। और दूसरी क्या होगा? देखो तो दूसरी ये होगा कि लोहे की औजार तथा जंगलों को अग्नि से जलाकर साफ कर क्षेत्र विस्तार भी होगा। एक ये वाली कहानी बनेगी। चूंकि यहाँ भी मान लो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर भी सी है और ये डी है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि ऋग्वैदिक क्षेत्र सी तक था और डी तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि अग्नि के द्वारा ये वाला एरिया जंगल जो था जला दिया जाएगा और लोहा का औजार है, तो लोहे के औजार से इस क्षेत्र को क्या होगी? खुदाई कुड़ाई होगी, तो उपजाऊ बनाया जाएगा और इस तरह से क्षेत्र का ये विस्तार हो जाएगा। तो 2, तो जब भी आप वैदिक कालीन आर्यों की उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के विस्तार के बारे में जानोगे तो 2 तरह से इनका विस्तार हो जाएगा। एक तो राजाओं के द्वारा विजय प्राप्त कर और दूसरी लोहे की औजार तथा जंगलों को अग्नि से जलाकर साफ कर का क्या होगा? क्षेत्र विस्तार होगा। अब देखो मैं आपको एक कथा सुनाई थी पिछले क्लास में। मैं बताई थी कि देखो शतपथ ब्राह्मण में एक जगह विदेह माधव और उनके गुरु गौतम राहुगढ़ की कथा है। कथा ये है कि ये विदेह जो माधव थे इनके मुख से अग्नि निकलती है अचानक और ये पूरब की तरफ भागना शुरू करते हैं और पूरब की तरफ, और इनके गुरु भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। मुख से इनकी अग्नि निकलते जा रही है, देखो ये अग्नि निकल रही है और ये पूरा क्षेत्र जलते जा रहा है और जंगल साफ होते जा रहा है। और ऐसा माना जाता था कि ये अग्नि कभी नहीं बुझेगी और ये सरस्वती नदी से चलना शुरू करते हैं। सरस्वती नदी बताई थी ना कि ऋग्वैदिक आर्यों की अरावली क्षेत्र,
मतलब अरावली के उत्तर वाला हिस्सा तक अंतिम रूप से वो यहाँ पर आ गए थे, मतलब दक्षिण में। लेकिन अब ये जो विदेह माधव के मुख से अग्नि निकल रही है, तो ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जंगलों को साफ करते चलते हैं अपने गुरु की सहायता से। और जब ये गंडक नदी के तट पे पहुंचते हैं, और इसी गंडक नदी को सदा नीरा नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि गंडक नदी बिहार, तो यहाँ तक आ जाते हैं। और जब गंडक नदी में पहुंचते हैं तो अग्नि गंडक नदी के पानी से ठंडक पाकर क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो इस क्षेत्रों तक क्या कर दिया गया, तो इस क्षेत्र तक मतलब आग से, अग्नि से इस क्षेत्र को साफ किया गया, आबाद किया गया। तो अब क्या हो गया, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पूर्वी विस्तार। तो गंडक नदी कहाँ से, ये सरस्वती नदी से चले थे। सरस्वती नदी कहाँ विलुप्त हो गई थी, बिनसम नामक जगह पे। किस ग्रंथ में चर्चा है, तो जैमिनी उपनिषद में। ये भी याद रखना, बार बार मैं इसलिए याद कर बोलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये गंडक नदी को क्या बोलते हैं, सदा नीरा नदी के बारे में जब भी आपसे पीसीएस में पूछा जाएगा कि सदा नीरा नदी का संबंध क्या था, ऑप्शन दे देगा, घाघरा दे देगा, गंडक दे देगा, गोमती दे देगा, ठीक है, यमुना दे देगा। तो क्या आंसर मारोगे आप, सदा नीरा। ओके, अब देखो यहाँ तक समझ में आया। सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कहानी, ये भी पूछा जाएगा आपका कि विदेह माधव की कहानी किस ब्राह्मण में, तो सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण किसका है, बताओ, कौन से वेद का संबंध है सतपथ ब्राह्मण, साम वेद के। आप रिपीट भी करते चलना, पिछला क्लास जो बताया गया है पिछली क्लास में, उसको आप रिवाइज करना बार, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो मगध, अब ये थोड़ा मगध के बारे में जान लो। तो ये मगध और अंग तक इनका विस्तार नहीं हुआ था। क्यों, तो कभी भी पूछेगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा कि वैदिक कालीन आर्यों की मगध और अंग तक विस्तार था, तो नहीं था। क्योंकि अथर्ववेद में चर्चा इसकी तो की गई है, मगध और अंग की चर्चा की गई है, लेकिन दूरस्थ प्रदेश के रूप में। यानी कि वैदिक कालीन जो प्रदेश था, इससे ये दूर था, दूर का मतलब अलग था। और इस प्रदेश के जो मूल निवासी है, ये जो मूल निवासी है मगध और अंग के, तो उनको वैदिक आर्य क्या कहते थे, तो अकर्मण कहते थे। क्या कहते, अकर्मण, यानी कि वैदिक कर्मों में विश्वास नहीं रखने वाला। क्या, वैदिक कर्मों में विश्वास नहीं रखने वाला। उनको क्या बोलते थे, अयनज्वन, यानी कि यज्ञ ना करने वाला। यानी कि दोनों में क्या होता था, और दोनों एक धूर प्रदेश थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। यानी कि वैदिक आर्यों के प्रदेश और मगध और अंग का प्रदेश एक दूसरे के क्या थे, घोर विरोधी थे। और क्या क्या कहते थे वैदिक आर्य, इनको चपटी नाक वाले। क्या कहते, चपटी नाक वाले, यानी कि अंसा। और क्या बोलते थे वैदिक आर्य, अदयो, यानी कि वैदिक देवताओं में विश्वास न करने वाला। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। और शिष्ण देवा, यानी कि लिंग पूजक। समझ में आया। और ये कौन थे, तो ये मगध और अंग के आसपास के क्षेत्र के मूल निवासी थे। यानी कि वैदिक आर्य इनसे नफरत करते थे और यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाए थे। कहाँ तक सिर्फ पहुँचे थे, तो सदा नीरा, यानी कि गंडक नदी के तट तक ही पहुँचे थे। तो कभी भी यूपीएससी आपके से पूछे कि वैदिक कालीन आर्यों को मगध और अंग के बारे में कब उनका विस्तार मगध और अंग तक हुआ था, तो नहीं हुआ था। समझ में आया। अब देखो ब्रात्य, इन सारी चीजों के लिए, ये जितने भी चीज है, जितने भी ये विशेषण दिए गए हैं, उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, ब्रात्य। किस ग्रंथ में, तो अथर्ववेद में। चूंकि ये कृषि काम करते थे और वैदिक ये मतलब बहुत ज्यादा इनका जिंदगी जो था वो कृषि पर आधारित था। और ये जो ब्रात, इनके लिए क्या हुआ है, ब्रात्य शब्द का प्रयोग है। ब्रात का मतलब क्या हुआ था, वैदिक नियमों को नहीं मानने वाला। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाएगा कि ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो अथर्ववेद बोलोगे। और इनको ब्रात्य कौन बोलता था, तो इनको वैदिक आर्य बोलते थे। ब्रात्य का मतलब क्या होता है, तो वैदिक नियमों को नहीं मानने वाला। समझ में आया। चलो फिर से देख लेती हूँ। हम जैसे ऋग्वेद को आपको ये सारा चीज समझाई, एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगी कि आप कैसे बनाओगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को मैं जैसे बताई थी, नदी के आधार पर, पर्वत के आधार पर और मरुस्थल के आधार पर या ग्रंथ के आधार पर, तो आपको ऐसे भी फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग में। तो देखो क्या, शतपथ ब्राह्मण लिखोगे। शतपथ ब्राह्मण आपको पता है, इसी में क्या दी गई है, विदेह माधव और गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ कौन थे, तो विदेह माधव के गुरु थे। ठीक है, कथा आपको पता चल गया, कैसे इनके मुख से अग्नि निकली है, कैसे जंगलों को साफ किया गया है और कैसे विस्तार हुआ है और कहाँ तक हुआ है, तो सदा नीरा नदी तक।
और नदी के माध्यम से 2 नदी बताओगे, एक रेवा नदी वाला बता दोगे, ठीक है, नर्मदा तक है इनका विस्तार। क्यों? क्योंकि वैदिक कालीन जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में रेवा नदी की चर्चा हुई है। और रेवा नदी कहाँ से बहती है? तो आपको तो पता ही है, रेवा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से आज भी बह रही है। तो यानी कि वो रेवा नदी के यानी कि नर्मदा नदी के तट तक वो पहुंच चुके थे। एक सदा नीरा नदी यानी कि गंडक नदी वाली बात बताओगे, ठीक है। अब देखो, अब जो उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ है, पर्वत में क्या क्या चर्चा होगा उन ग्रंथों में? तो ये पूर्वी हिमालय के ये पर्वतों की चर्चा होगी, मैनाक की होगी, पौंच की होगी, ठीक है, त्रिकुद की होगी। ये सारी पर्वत जो है ये पूर्वी हिमालय की है। और जितनी भी मैं पर्वत श्रृंखला आपको बताई तो ये पूर्वी हिमालय की है। और इन जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, इनकी जो चर्चा है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे उनको पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी हो चुकी थी। समझ में आया? तो इन सारी चीजों को आप याद रखना। अब देखो, अब इसका पूछा जाएगा विस्तार, मतलब एक मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करोगे तो उत्तर में हिमालय बिल्कुल है, हिमालय। और देखो दक्षिण में अब क्या आ जाएगा? विंध्याचल पर्वत आ जाएगा बिल्कुल। यह रेवा नदी की चर्चा हुई है, ठीक है। उत्तर में आपको मैं बता दी, पूरब में क्या बताओगे? गंडक नदी, विदेध माधव वाली कहानी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब बताओ, अब अफगानिस्तान में तो पता ही है आपको, वो तो ऋग्वैदिक वाला ही चलेगा यहाँ पर विस्तार। तो वाली 5 नदियां हैं। तो इस आधार पर आप क्या करोगे? 4 नदियां हैं जो अफगानिस्तान में, उसको और बता दोगे तो आपका हो जाएगा क्या? उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की विस्तार ओवरऑल पूछेगा तो वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार बताओगे कहाँ तक? तो ओवरऑल जब पूछेगा तो पश्चिम में अफगानिस्तान बताओगे, पूरब में गंडक नदी बताओगे, उत्तर में हिमालय पर्वत बताओगे और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत बताओगे। लेकिन सिर्फ अगर ऋग्वेद पूछेगा तो आपको मैं बताई कि इसका बताओगे अफगानिस्तान, पश्चिम में, दक्षिण में अरावली पर्वत, ठीक है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान बताओगे और पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही बताना है इसका। ओवरऑल पूछेगा तो ये बताओगे अफगानिस्तान, गंडक नदी, हिमालय और विंध्याचल पर्वत। और सिर्फ उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को पूछेगा तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को अगर इनकेस पूछ लेता है तो अगर ऋग्वेद वाला ये पार्ट छोड़ देना और यहाँ तक बता देना इसका, हिमालय पर्वत बताना, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत बताना, इधर गंडक नदी बताना, इधर बर्मर्सी देश शुरू कर लेना यानी कि ब्रह्मावर्त, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो अथर्ववेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश बताया गया है। बिल्कुल, कभी पूछा जाएगा तो बताना किस वेद से पूछा जाएगा तो अथर्ववेद से। किसको बताया गया है दूरस्थ प्रदेश? तो मगध को और अंग को बताया गया है। अर्थात ये उत्तर वैदिक आर्यों की सीमा से दूर थे, बिल्कुल दूर थे, तभी तो दूरस्थ प्रदेश बताया गया। दूरस्थ प्रदेश का मतलब होता है उस सीमा में न शामिल होना, दूर थे। इसे धूर प्रदेश भी कहा गया। धूर का मतलब क्या होता है? विरोधी। तो कभी भी पूछा जाएगा कि वैदिक आर्यों का धूर प्रदेश कौन था तो क्या बताओगे? मगध और क्या? अंग। मगध और अंग की चर्चा किस ग्रंथ में हुई है? तो अथर्ववेद में। तो इस तरह से ये वैदिक आर्यों को क्या था? विस्तार था। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को भौगोलिक विस्तार को बिल्कुल अलग तरह से बताई हूँ और दोनों को मिलाकर भी बता दी। दोनों को मिलाकर जब बात होगी तो यानी कि वैदिक कालीन आर्यों की विस्तार होगी, और जब सेपरेट बात होगी तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की विस्तार क्या थी और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की भौगोलिक विस्तार क्या थी। और आपको कैसे कैसे साबित करना है? तो नदी के माध्यम से साबित करना है, पर्वत के माध्यम से साबित करना है, ग्रंथ के माध्यम से साबित करना है। ग्रंथ में जैसे शतपथ ब्राह्मण में विदेध माधव की कहानी। तो इस आधार पे आपको क्या करना है? साबित करना है और याद करना है, और साबित जरूर करना है, क्योंकि बिना साबित किए हुए आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे 2 से 3 बार तो आपको वैदिक कालीन आर्यों की भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।